तो दोस्तों स्वागत है आपका डे 39 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में जिसे हमने कह रखा है कि दिस इज अ 150 डेज हार्ड चैलेंज और इसी 150 डेज हार्ड चैलेंज में वी आर बेसिकली ट्राइंग टू एनालाइज एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल विच आर फ्रॉम पीवाईक्यूज। ठीक है, यूपीएससी ने अपने पीवाईक्यूज में डिफरेंट एग्जाम्स में सीएससी में सीडीएस में सीएपीएफ में राइट एंड इम्पोर्टेंटली आगे जब हम देखेंगे अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए इकोनॉमिक सर्विसेज, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के जो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, उन सब चीजों को ऐसे एनालाइज करते हैं भैया कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसके बाद आएंगे, प्री में जो आएंगे, वहां हम फेल ना करें। राइट, और ये बहुत वर्क करती है पीवाईक्यू की स्ट्रेटेजी। अगेन किसी ट्रिकबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, कोई प्रिडिक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग, राइट। व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज कि भैया क्वेश्चन के एक एक स्टेटमेंट पे इतनी रिसर्च कर लो या इतने ध्यान से वो चीजें, वो बातें अपने दिमाग में बिठा लो कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चीजें स्ट्राइक कर जाए कि हाँ यार ये चीज ना यूपीएससी ने पहले भी पूछ रखी है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछता है, राइट, बार बार पूछते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई अगर आपको करनी है, सरकार को करनी है इकोनॉमी में, या फिर इसी को अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें कि अगर इन्फ्लेशन कम करना है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है इसी से कि इन्फ्लेशन अगर कम करना है तो इनमें से कौन कौन सी स्ट्रेटेजी सरकार अपनाएगी। किन्हीं को अगर लग रहा है कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो 2021 का प्री का क्वेश्चन उठा करके देख लेना। वहां पे यूपीएससी ने यही पूछ लिया था कि इनमें से कौन कौन सी चीजें मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो वहां बोल दिया था कि गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ये लाए वो लाए, समझ रहे हो। तो ऐसी ऐसी जो चीजें हैं वो यूपीएससी बार बार अपने सीएससी के एग्जाम में पूछता है। दिस इज द क्वेश्चन। स्टेटमेंट को पढ़ो जरा, ठीक है, पढ़िए फर्स्ट स्टेटमेंट को और फिर खुद इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए पॉज करके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द पब्लिक। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। अगर ट्रेजरी बिल, देखो पहले यहाँ पे रिसर्च करते हैं ट्रेजरी बिल के बारे में। ट्रेजरी बिल बेसिकली एक तरीके का ये बॉन्ड होता है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड, राइट। कितना शॉर्ट टर्म? 91 डेज, ठीक है, 182 डेज, और इसका डबल कितना हुआ, 18 दूना 36, 364 डेज, ठीक है। ये इसकी टर्म होती है, 3 टर्म्स में आज के दौर में ट्रेजरी बिल इशू किए जाते हैं। एंड याद रखना, ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये इशू किए जाते हैं। स्टेट टी बिल्स को इशू नहीं कर सकता है। अब देखो, इस एक एक बात और याद रखना, जो 365 डेज से ऊपर के होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बॉन्ड कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म के बॉन्ड होते हैं। इससे छोटे पीरियड वाले जो बॉन्ड होते हैं उन्हें हम टी बिल्स कहते हैं। 91 डेज से पहले इतनी कम मैच्योरिटी से कम के भी, ठीक है, इससे कम मैच्योरिटी वाले बॉन्ड भी सरकार इशू करती है। उन्हें कैश मैनेजमेंट बिल कहते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एक तरीके के लोन लेंडिंग बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सरकार के। अब देखो, अगर सरकार राइट या फिर अगर आरबीआई टी बिल को खरीदेगा लोगों से, इट मीन्स उसे इसके पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो परचेज कर रहा है, बाय बैक कर रहा है, तो पैसे देने पड़ेंगे, रुपया जाएगा मार्केट में। तो इससे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट में रुपया गया, ये गया। अब हटाओ, हटाओ, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम ही नहीं लगाना है, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है। अब आपके पास बच गए ये दो ऑप्शन। ऑप्शन कह रहा है कि दो स्टेटमेंट सही है, हमने नहीं पढ़ना है ये, राइट। पहली अगर गलत है तो दूसरी सही है। कौन बोल रहा है? ऑप्शन। ऑप्शन में अब तीन को वेरीफाई करना है बस, कि सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय सेंट्रल बैंक, डेफिनेटली यस। भैया होता क्या है, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज, मान लो डॉलर को अगर सेंट्रल बैंक बेचता है मार्केट में, तो रुपया खरीदेगा उसके बदले में। डॉलर अगर जाएगा उसके बदले में रुपया वो खरीदेगा। इट मीन्स मार्केट से रूपी को सक कर लिया गया है और डॉलर का इंजेक्शन हो गया है। और जैसे ही रूपी का सक्शन हुआ मार्केट से, लिक्विडिटी कम हुई। इसका एक और फर्क, ठीक है, इसका एक और फर्क पड़ता है कि मार्केट से जितना वो रुपए को सक करेगा, मार्केट में रुपए की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और जिस चीज की जितनी डिमांड, उस चीज का उतना प्राइस। इट मीन्स रुपी एप्रिशिएट होगा, एप्रिशिएट होगा, राइट। तो इसका ये इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है कि भैया लिक्विडिटी भी कम होगी, इन्फ्लेशन भी कम होगा, रूपी का भी आप एप्रिसिएशन कर सकते हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। राइट, ये जो सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट है इसके बिल्कुल उल्टे दिए हुए हैं, तो नेचुरल सी बात है, थर्ड अगर सही होगा, फोर्थ इनकरेक्ट होगा। सो दिस इज हाउ यूपीएससी आस्क्स द क्वेश्चन। अगर ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे फिर से क्वेश्चन बना, ठीक है, इकोनॉमी का कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो देख लेना, राइट।
You can deal it well now. Now, this question, which of the following are included in the definition of narrow money? देखो, इस क्वेश्चन की मैं कोई गारंटी नहीं लेता. आई डोंट नो कि यूपीएससी ने मतलब कौन सा नशा. देखो, नशे कई प्रकार के होते हैं, कुछ देश के इलीट लोग भी करते हैं, समझ रहे हो. और आई डोंट नो कि उन इलीट्स ने कौन सा नशा किया होगा कि इसमें ऑप्शन ये दे दिए नीचे कि भैया नैरो मनी में इनमें से कौन कौन सी चीजें आती है. करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई एंड बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई. एक्चुअल में नैरो मनी, ठीक है, जिसे हम बेसिकली, ठीक है, M0 और M1, इन दोनों को हम नैरो मनी कंसीडर करते हैं. ठीक है, नैरो मनी मतलब कि भैया ये बहुत ब्रॉड मॉनेटरी एग्रीगेट्स को कवर नहीं करते हैं, इनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है. एक बात याद रखना, देर आर डिफरेंट मॉनेटरी एग्रीगेट्स जिनको हम, ठीक है, एक ही बार में यहाँ पे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी बन जाती है. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जाकर के प्रिकोनॉमी करके आपको सीरीज मिलेगी. प्रिकोनॉमी में मैंने ऑलरेडी मॉनेटरी एग्रीगेट्स पे वीडियो बनाई है. अगर किसी को ये M0, M1, M2 और M3, ये M4 ये समझ नहीं आते हैं, एक बार जाकर के वो 20 मिनट की वीडियो जाकर के देख लेना. आई होप आपको बहुत क्लैरिटी, उससे थोड़ी बहुत क्लैरिटी होगी. जैसे जैसे हम नीचे इसमें चलते जाएंगे, लिक्विडिटी कम होती जाएगी. ये बहुत लिक्विड होता है नैरो मनी, M0, M1. लिक्विड का मतलब कितनी आसानी से आप वहां से पैसा निकाल सकते हैं. जो करेंसी विद पब्लिक है, बहुत आसान है. ठीक है, अब आपका मतलब यहाँ पे है मार्केट के पार्टिसिपेंट कितना आसानी से वो पैसा निकाल सकते हैं. उस मार्केट के पार्टिसिपेंट में आरबीआई भी आता है, उसमें बैंक भी आता है, और उसमें पीपल भी आते हैं. समझ रहे हो. करेंसी विद पब्लिक, भैया लोगों के हाथ में पैसा है, लिक्विड है. ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसा डिपॉजिट जिसे आप एक तरीके से शॉर्ट टर्म, ठीक है, सीधी डिमांड पे वहां से पैसा बाहर निकालो. टर्म डिपॉजिट होता है कि भैया मान लो 1 साल की टर्म के लिए, 2 साल की टर्म के लिए एफडी जैसी चीजें आपने फिक्स कर दिया, एक टर्म के लिए डिपॉजिट कर दिया. डिमांड डिपॉजिट इज बेसिकली फॉर एग्जाम्पल योर सेविंग अकाउंट, राइट, सिंपल सेविंग अकाउंट. ठीक है, ट्रांजेक्शन के लिए. सो दैट डिमांड डिपॉजिट इज ऑल्सो वेरी लिक्विड. अपनी इच्छा से आप कभी भी डिमांड करके बैंक से अपना पैसा निकाल सकते हैं. देन अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये कुछ भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट का डिपॉजिट हो सकता है, किसी दूसरी, राइट. अब मार्केट में तो वो भी कस्टमर है. बैंकर्स डिपॉजिट, अब विद आरबीआई, अब बैंकर भी अपने डिपॉजिट को आरबीआई से कभी भी निकाल सकते हैं. ठीक है, जो बैंकों ने वहां पे रखा हुआ है. सो ये चारों आते हैं नैरो मनी में. बट अगेन, क्योंकि अब वेरीफाई करने के लिए मैंने इस पे बहुत दिमाग खजल किया, फिर मुझे आया कि हाँ यार, आरबीआई की वेबसाइट में साला क्यों ना ढूंढे. फिर मैंने आरबीआई की वेबसाइट निकाली, उसमें से अगेन वेरीफाई करने के लिए ही, देखो, नैरो मनी M1 खुद वो कह रहा है नैरो मनी में, ठीक है, नैरो मनी में ये सब चीजें आती है. करेंसी विद सर्कुलेशन, M0, M1 में ये सब चीजें आती है. ठीक है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, बैंक है ना, विद द बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई. समझ रहे हो. और इसी में आपका, ठीक है, इसमें आपका बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई भी आता है. ठीक है, M0 इज बेसिकली, M1 इज बेसिकली M0 प्लस योर, ठीक है, योर, राइट, दिस डिमांड डिपॉजिट, राइट. तो ये जो चीजें हैं, राइट, आई थिंक अगर उन्होंने यहाँ से क्वेश्चन बनाया होगा, उन्होंने इसकी नैरो मनी की बिल्कुल सबसे नैरो इंटरप्रिटेशन ये कर ली होगी कि M0 is the narrow money, right? It is narrowest money, but narrow money is usually considered as M1. उन्होंने ऊपर नहीं पढ़ा होगा. अगर यूपीएससी ने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ये क्वेश्चन बनाया होगा, तो उन्होंने ये ऊपर का नहीं पढ़ा होगा कि भैया M1 में तो M0 प्लस ये ये डिमांड डिपॉजिट आ रहा है, राइट, दैट इज योर M1, राइट. सो ये जो चीजें हैं, ये यहाँ पे मैंने वेरीफाई करने की कोशिश करी. अगेन, अगर आपको इसमें फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करके, क्योंकि वहां ना आपको लड़ना नहीं है, वहां आपको लड़ना नहीं है. वहां आप जाकर के एग्जामिनर के बाल नहीं नोच सकते कि ये कैसा क्वेश्चन दे दिया. सो डेफिनेटली अगर आपको, ठीक है, इसमें आंसर लगाना है, तो यू कैन चूज एट लीस्ट वन ऑफ देम, राइट. आई वोंट सजेस्ट कि इसका अगेन, बिकॉज आई बिलीव 1 2 3 4 इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि नैरो मनी में ये सारे एग्रीगेट्स इसमें आते हैं, राइट. तो इसकी अपन कोई गारंटी नहीं लेते हैं इस क्वेश्चन की. नाउ, ये जो क्वेश्चन है, बार बार यूपीएससी ने डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. अगर समझ नहीं आता है तो ये देखो, 1999 पे क्वेश्चन पूछा कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट्स. यहीं पे बोल रहा है. देखो स्टेटमेंट पूछो, स्टेटमेंट देखो, इट लीड्स टू इंक्रीज इन इंपोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, राइट.
यहाँ से अगर आपको पता होता कि यस डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट, यस व्हाई बिकॉज प्राइस ऑफ कंट्रीज प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट मे फॉल ड्यू टू डिवैल्यूएशन। होता ये कैसे है, मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूँ कि मान लो अगर यूएस वालों को 100 रुपए की इंडियन गुड्स खरीदनी पड़े तो उन्हें $1 देना पड़ रहा है, राइट। अब मान लो अगर वैल्यूएशन हो करेंसी की तो यही 100 रुपए की वैल्यू, ठीक है, इसी 100 रुपए की वैल्यू को गुड परचेज करने के लिए कल हमें 120 रुपया देना पड़ेगा, राइट। तो अब उसी $1 से यूएसए वाले लोग 120 रुपए की इंडियन गुड्स खरीद रहे हैं। इससे आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है क्योंकि रूपी सस्ता हो गया, तो रूपी में, ठीक है, जो रूपी वाले सिस्टम में प्रोड्यूस हो रही हर चीज है वो भी उतनी ही सस्ती हो जाएगी और इससे एक्सपोर्ट आपका प्रमोट होता है। सो आंसर इज दिस। नेक्स्ट कम्स दिस क्वेश्चन, 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी नेसेसरी इफेक्ट क्या पड़ेगा? इट improves द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट। हो सकता है स्टैंड बाय मोड में रखो, इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये तो एब्सोल्यूट रॉन्ग है कि भैया ये तो डिक्रीज करता है। स्टेटमेंट 2 को हटाओ, बचे आपके पास ये या ये। अब देखो, improves द ट्रेड बैलेंस। आम आदमी सोचेगा कि अगर कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट होगी, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो ट्रेड बैलेंस भी बढ़ेगा, आम आदमी यही सोचेगा। बट भैया ये नेसेसरली यहाँ पे पूछ रहा है, एक्चुअल में ये नेसेसरी नहीं है कि ट्रेड बैलेंस आपका इंप्रूव ही हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर कंट्री, मेजरली इंपोर्ट किस वजह से, नेट इंपोर्टर किस वजह से, हम ना ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हमने डीवैल्यूएशन करवाई ना अपनी करेंसी की, तो भैया इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि पहले जो हम $1 का तेल लेने के लिए 100 रुपए दिया करते थे या 80 रुपए दिया करते थे, अब डीवैल्यूएशन होकर के हमें 100 रुपए देने पड़ेंगे। अब हमारे लिए घाटा हो जाएगा ये। डिपेंड करता है कि कंट्री का इकोनॉमी का नेचर कैसा है। तो इसीलिए नेसेसरली वुड बी वन। समझ रहे हो, यही चीजें वो बार बार पूछ रहा है कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विल बी बेनिफिशियल इफ प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक, ठीक है, इफ प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर टू इंपोर्ट्स। यही देखो, यही चीज यहाँ पूछा है, नेसेसरली क्या होगा, समझ रहे हो। डिवैल्यूएशन बेनिफिशियल सिर्फ तभी होगा अगर आपके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाए इंपोर्ट से, सिंपल बात है। देन कम्स दिस क्वेश्चन, फिर से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट, राइट। अब ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, अगर इसे डिस्कस करना है तो एक्चुअल में होता क्या है, यूएस का फेडरल रिजर्व अगर, ठीक है, अगर टेपर टेंट्रम या फिर फेड टेपरिंग करता है, फेड टेपरिंग का मतलब है कि वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, देयर इज समथिंग नोन एज क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग इन यूएसए मींस कि इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व घटा रहा है। टेपर टेंट्रम या फिर फेड टेपरिंग मींस कि इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा रहा है। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो भैया जो यूएस का इन्वेस्टर इंडिया के मार्केट में आकर के इन्वेस्ट कर रहा था वो तो जाएगा यूएसए, उसे वहां पे अच्छे इंटरेस्ट मिल रहे हैं, कैपिटल फ्लाइट होगी। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये है डाउटफुल कि भैया एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का भी होगा क्या। अब नंबर वन यहाँ पे मे यूज हुआ है, भैया इकोनॉमी में मे जब भी यूज हो तो श्योर हो जाना कि लगभग 90% वो सही है, क्योंकि इकोनॉमी में ना कुछ भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ आधे से ज्यादा इकोनॉमी एक टाइम बाद आपको समझ आना बंद हो जाएगी, क्योंकि वहीं से आपके इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, उसी डिवैल्यूएशन से, उसी इंपोर्ट से आपके फॉरेन एक्सचेंज आ रहे हैं, उसी फॉरेन एक्सचेंज से आपकी करेंसी अप्रिशिएट भी तो हो रही है। जितने फॉरेन एक्सचेंज उतना करेंसी अप्रिशिएट। तो ये लूप ना बनता जाता है, अब इकोनॉमी में इसी वजह से कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है, समझना बहुत मुश्किल होता है। तो जहां में आए 90% समझ लेना कि यहाँ लगभग सही है ये, लेकिन फिर भी स्टैंड बाय मोड में रखो। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हिंट देगा कि डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबी। नहीं भैया, हमने ऊपर तो देखा कि अगर आपकी मान लो अगर आप नेट कहीं से इंपोर्ट कर रहे हो, एक तरीके से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज इंपोर्ट ऑफ बोरोइंग, एक तरीके से कंसिडर करो, बोरोइंग पे तो आपको पैसा तो वापस करना पड़ेगा। अगर आपने डिवैल्यूएशन कर दी करेंसी की, तो जो आपने 100 रुपए या फिर $1 का कर्ज लिया था, डिवैल्यू होके तो आपको 80 रुपए के बजाय अब 120 रुपया देना पड़ रहा है ना। करेंसी रिस्क तो बढ़ेगा, हटाओ इसे, हटाओ हटाओ। दिस इज हाउ दे आस्क द क्वेश्चन। एंड देन इस साल, इस साल अगर ये क्वेश्चन ना आया तो, है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि नाम बदल के रख देना, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन आने की भैया। 2002 में ऑलरेडी आ रखा है कि फुल कन्वर्टिबिलिटी रूपी का मतलब क्या होता है। करंटली वी हैव पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, मैंने ये डाल के किए हुए हैं ये
राइट, ये क्वेश्चन ऊपर जो वो सीडीएस वाला क्वेश्चन था ये बहुत ईजी है, इसीलिए मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि इट इज लीडिंग टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट। नहीं, मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना भैया, ये इम्पोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा करता है नॉर्मली, ये हटाओ ये हटाओ। राइट, इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स, नॉर्मली ये होता है ना। इट लीड्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, होता है, मैंने बताया ना, डिवैल्यूएशन होगा तो इन्फ्लेशन भी होगा। क्यों? डिवैल्यूएशन का मतलब रूपी सस्ता हो गया, गुड्स की कीमत तो वही रही, या फिर गुड्स की कीमत रूपी के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी, रूपी तो सस्ता हो गया। इट मीन्स गुड्स के डिमांड, गुड्स की प्राइस बढ़ना ही तो इन्फ्लेशन है, समझ रहे हो, बढ़ेगा। राइट, इसीलिए मैंने ये ऊपर वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, बट दिस इज अ क्रूशियल क्वेश्चन। इंडिया में करंटली वी हैव फुल कन्वर्टिबिलिटी, राइट, विद रिस्पेक्ट टू करंट अकाउंट, बट पार्शियल करंट कन्वर्टिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फुल कन्वर्टिबिलिटी इन करंट अकाउंट मींस कि आपकी जो करंट ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल आप कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज योर करंट ट्रांजैक्शन, राइट। आपको रियल टाइम में अगर ट्रांजैक्शन करना पड़ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, आपको पैसा देना पड़ेगा। आपने अगर चाय खरीदी है, चाय के पैसे तो देने पड़ेंगे, फ्री में मुफ्त में थोड़ी ना कोई दे देगा तुमको। ठीक है, तो वो जो करंट अकाउंट है उसमें तो आपको रियल टाइम में पैसा देना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट के रिस्पेक्ट में आप, अब अगर पैसा आपको देना है गल्फ कंट्री में जाकर के, रुपया दे के आओ, वो थप्पड़ मारेंगे तुम्हें, बताओ हमें रुपया दे रहे हैं, समझ लो। तो वहां तो तुम्हें उन्हीं की जो करेंसी है वो देनी पड़ेगी या डॉलर देना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट के लिए आप जो है जितना मर्जी रुपया हो वो डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट कैपिटल अकाउंट में ना दिक्कत हो जाती है, अगर हमने यहाँ पे फुल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ कर दी, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो कभी भी जाकर के फॉरेन एक्सचेंज से, है ना, रुपया वहां दे देंगे और डॉलर वहां से खींच लेंगे। मतलब इससे ना बहुत फ्रेजाइल बन जाएगा हमारा कैपिटल मार्केट, है ना, कभी भी ऊपर चढ़ जाएगा कभी भी नीचे आ जाएगा, इसीलिए फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है यहाँ। तो इट मीन्स फ्री फ्लोट विद इंटरनेशनल करेंसी, यस, डायरेक्ट एक्सचेंज विद एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी एट एनी प्रेस्क्राइब्ड प्लेस, एनी प्लेस नो, प्रेस्क्राइब्ड प्लेस यस। एनी प्लेस मतलब क्या, मतलब आप क्या, मान लो अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पे एनी प्रेस्क्राइब्ड प्लेस की जगह एनी प्लेस होती तो ये तो गलत हो जाता। वाई? भैया ठीक है, पंसारी की दुकान में जाकर के तुम जरा डॉलर की कन्वर्टिबिलिटी करवाओ, अगर आपने डॉलर को लीगल टेंडर मान लिया इंडिया में है, और है ना, समझ रहे हो, और एनी प्लेस में अगर वो प्रिस्क्राइब कर दिया कि हाँ यहाँ पे भी तुम चेंज करवा सकते हो, ठीक, तो वो तो एक गलत चीज हो गई। समझ रहे हो, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, एनी प्रेस्क्राइब्ड प्लेस यहाँ लिखा है, इट एक्ट्स लाइक जस्ट अनदर इंटरनेशनल करेंसी, डेफिनेटली यस। सो यहाँ से जस्ट लाइक यही यही स्टेटमेंट्स इस साल वो दे सकता है, व्हाई? बिकॉज नाउ वी आर एमिंग फॉर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। आरबीआई के गवर्नर का इस पे रिसेंटली एक बयान भी आया था। नाउ दिस इज अ हलवा क्वेश्चन, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से जीएसटी, ठीक है, इंडिया में कौन सा टैक्स सब्ज्यूम नहीं हुआ है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, ठीक है, दिस इज अ हलवा क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ एक दूसरा पर्सपेक्टिव दूंगा कि भैया जीएसटी के होते हैं तीन हिस्से, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, और एक होता है स्टेट जीएसटी, है ना। और ये मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि इन तीनों जीएसटी में, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इन तीनों जीएसटी में सबसे ज्यादा कलेक्शन किसका होता है, सबसे ज्यादा शेयर जीएसटी कलेक्शन में किसका है, सीजीएसटी का, आईजीएसटी का, या फिर एसजीएसटी का? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने इकोनॉमी के लेक्चर में ऑलरेडी ये बताया हुआ है। नाउ ये साइंस एंड टेक का थोड़ा इसमें, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, आई डोंट थिंक कि, है ना, अब देखो वीडियो भी बहुत लंबी हो जा रही है, तो ये कल के उसमें हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो, ठीक है, ये लेक्चर्स जो है आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए जितना कर सकते हैं, है ना, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब तो आपने करना ही है, एंड देन जो भी आपको लगता है, ठीक है, जो यूट्यूबर लोग बोलते हैं, मान लो मैंने भी बोल दिया, तो डेफिनेटली। और हाँ, ये ट्रिकबाजी की खेलों से बचे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, प्री जैसे जैसे आएगा ट्रिकबाजी की खेलें उतनी चलती जाएगी। पिछले साल भी एक मैडम छाई थी और फिर मतलब समझ रहे हो, और उनका बुरा हाल हुआ था, तो ये नहीं करना है, अपन को बचे रहना है, ठीक है, नॉलेज पे ध्यान देना है, राइट, मेंस पे ध्यान देना है, प्री पे ध्यान देना है, ठीक है, इन सब चीजों पे ध्यान देना है, और फिर मेरी वीडियो पे तो देना ही है। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।